मेरी भाभी की दर्द भरी कहानी। आज मेरे भाई की शादी है। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर है। भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ कमरे तक जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़के भी जा रहे थे। कुछ देर मेरी सहेली भी, कुछ और मेरी कजिन थी और कुछ खास पड़ोसी और रिश्तेदार की लड़कियां थी। भाभी को सजे सजाए बेड पर बैठा दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने बेड सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो आंखों ही आंखों में मुझे इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझे क्या करना चाहती थी। भाभी या तो अपनी ननद से बात करना भी पसंद नहीं करती और मेरी भाभी थी कि अपनी शादी की पहली रात में मुझे भी अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों के कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास जाकर बैठ गई और मैं मुस्कुराते हुए भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मेरी बात सुनते ही भाभी दहाड़े मार मार कर रोने लगी और आंखों में आंसुओं की धारा बाहर निकली। भाभी को रोता हुआ देख मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है। भाभी रोते रोते बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं, आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे, वो आपको किसी की तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और जोर से रोने लगे। जब तुम मुझे भाभी की इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसे ही होता है। भाई आ जाएंगे तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी लेकिन भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरत में से बोली, आपको अपमानित क्या है, क्या किया जाएगा, आपके पिता हैं और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो साथ बुरा व्यवहार करेगा। वह बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नजर घुमा के देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नजरें चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नजरें टकराई थी तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भाभी पापा को पहले से ही जानती हैं और वे आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही थी। लेकिन पापा की आंखें में नफरत थी, उनकी आंखों में खून उतर आया था। भाभी की नफरत गुस्से से देखते हुए पापा बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतें यह सब ड्रामा है, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ ये सब बातें नहीं की जाती है। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ही नर्वस हो रही थी। मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस ये कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आए। कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब के में हाथ डालकर 5,000 रुपए निकाले और मेरे हाथ में रखते हुए बोले, ये पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं। पापा ने 5,000 और निकाले, बोले, ये लो, ये पूरे 10,000 अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से थोड़ी नहीं समाई और झट से पैसे हाथों से ले लिए। पापा फिर बोले, अपनी लेकिन बेटा, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी सब भाभी चाहे कितना भी रोए चीखे चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या व खुद सुलझा लेगी, तुम्हें उसकी समस्याओं में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा करो, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने वहाँ हाथ से सर हिला लिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे हाथ
साथ ही आएंगे, लेकिन वह देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा वो तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे में की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर कोई भाभी के कमरे में जा रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है अनीता, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला यह क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर रंग आया और एक रंग चला गया। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं अनीता, बेटा वह ससुर है, अगर वह अपनी बहू के कमरे में चले गए तो क्या हुआ? तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया कि जैसे मम्मी परेशान तो है, लेकिन परेशानी की छाप छुपा रही है। फिर मम्मी मुझसे बोली, अनीता ऐसा करो, अब तुम जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट हुई। मैं जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह कितना निकल ना सकी। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इन्हीं सोच विचार में उलझी हुई मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी को रोता हुआ चेहरा मेरे बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वो इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के इरादे से बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा भाई सोफे पे बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने के बाद मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का लगा। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठे हैं। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो आप? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तुम भी आई पापा की चमची बनकर? जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे पापा ने नहीं भेजा, मैंने तो आपको यह परेशान हाल देखा इसलिए चली आई। भाई गुस्से से बोला, चलो जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहां से पलटने वाली थी, तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी, इसलिए माचिस मंगा रहे हैं। मैंने किचन में माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन यह क्या? भाई की हरकत से मैं दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा को दिए हुए उपहार को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी शादी में पहनने के लिए, और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का से रह गई। जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग को बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप क्या कर रहे हैं? पापा ने इतनी प्यार से आपको गिफ्ट दिया है कि और क्या उसे जला रहे हैं? तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, अनीता चली जाओ यहाँ से, मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अभी की अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर-थर कांपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी कि 5 बजे मेरी आंख लगी, लेकिन सुबह 6 बजे मेरी आंख फिर से खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही संजीदगी से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटी तो बहुएं होती हैं, बेटियां तो पराया धन होती हैं। पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई और पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी को इतनी फिक्र क्यों है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वह मेरे बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा नहीं बहू को नाश्ता बनाकर दे या ना दे। इतने में मैं मम्मी भी आ गई। वहाँ कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान खड़ा देख और पापा को नाश्ता बनाते देख वह मुझे समझाते हुए और टहलाते हुए बोली, ऐसा करो अनीता बेटा, तुम बाहर जाकर इंतजार करो,
मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। मेरे सर पे हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बातें को निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अपने कमरे में भाई और भाभी निकलते हुए दिखाई दे। भाभी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, कोई श्रृंगार नहीं किया था। भाई का चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का लगा। नई नवेली दुल्हन की तो कोई बात ही नहीं थी। भाई और भाभी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे से जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। तभी अभी मैं पूरी तरह बैठी भी नहीं पाई थी कि तभी पापा गुस्से में बोले, अनीता, मैंने रात में तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले में दूर रहना। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपने भाभी से दूर रहना, उसके पास फटकने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता है। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं कि उनके माता पिता जो बात कहे उसे ना माने। अपने बाप की बात मानना तुम्हारा फर्ज है। पापा की बात सुनकर भाई भी बहुत ही गुस्से में पापा की तरफ देखा है और बोले, पापा, हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी लेकिन उसे अनसुना कर दिया। मैं उठी नहीं, बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक के होने से भाभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दरवाजा खोलने के लिए भाई और पापा गए पीछे पीछे, भाभी भी चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने की वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि जबरदस्ती बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यह बैठी रहो, नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ। पापा और भैया भाभी को बाहर गए 10 मिनट हो चुके थे लेकिन वह अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी। पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर और गुजरी थी कि तभी मुझे भाभी को जोरदार चीख सुनाई दी थी। मैं एकदम उठकर बाहर की तरफ भागी कि तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अनीता, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, तुम्हें इस मामले से दूर रहना है। मैं रुहासी हो गई, बोली, मम्मी, पता है भाभी को क्या हो गया, वह क्यों चीख रही है, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरे चीखने चिल्लाने पर बस इतना बोली, अनीता, मैं कुछ नहीं कह सकती तुझे। मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। मैं मजबूर हूँ अनीता, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा और भाई ने बाहर से दरवाजा लगा दिया था। मैं दरवाजे की जोर जोर से पीट कर रही थी लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख अब और जोर जोर से आने लगी थी। वह बार बार जोर जोर से चीख रही थी। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद पापा ने दरवाजा खोला और वह तीनों अंदर आए। भाभी अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भी भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैं भी जरा गुस्से में बोली, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई किसी को कुछ समझाता ही नहीं है। या कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। जब घर के सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पांव भाभी के कमरे की तरफ आई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना चीख क्यों रही थी। सुबह हमारे घर पर कौन आया था? लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर से बंद था। मैंने कई बार चुपके भाभी की आवाज लगाई लेकिन भाभी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी की सिसकने की आवाज आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज लगाने वाली थी कि कमरे हमारे बाहरी दरवाजे पर किसी ने दस्तक भी दी। मैं बाहर का दरवाजा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही शतीराना मुस्कुराहट थी।
मुझे देखकर बोली, अनीता बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं उस औरत के अंदर ले आई, उसे सोफे पे बैठाया और मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वो औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर से क्या बात हो रही थी? तुम्हारी बहू के चीखने की बहुत आवाज आ रही थी। भला ये कोई बात हुई? शादी का दूसरा दिन भी नहीं हुआ और तुमने ये तमाशे शुरू कर दिए। उस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती, यह मेरे पति का मामला है, वह खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वो औरत बोली, अरे दीदी जी, यह क्या बात हुई? तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? यह तो तुम्हारे बेटे का मामला था। तुम्हें भी इस मामले की सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। वो औरत भी मुंह बिगड़ाते हुए वापस अपने घर चली गई। मैं मम्मी पीछे पीछे आई। कमरे में आकर देखा तो मम्मी बैठी रो रही थी। मैं मम्मी के पास आई और उन्हें चुप कराने लगी। मम्मी, क्या बात है? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताता ही क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, अनीता, अभी आंटी छोटी सी हो, इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर तक मम्मी के पास बैठी रही, फिर बाहर आ गई और बाहर सोफे पे आकर बैठ गई। मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आए। फिर मुझसे बोले, अनीता, मुझे एक पेपर और पेन दे दो। भाभी, आप पेपर और पेन का क्या करेंगी? मेरे पूछने पर वह भाभी मुझे गुस्से से ढूंढने लगी। मैंने चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिए। कागज और पेन लेकर भाभी कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के इरादे से आकर लेट गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उनका मुंह भी लटका हुआ था। बिना खाना खाए वो अपने कमरे से में चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जैसे तभी अचानक से घर में तूफान सा आ गया। भाई के कमरे से जोर जोर से चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार की आवाज भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो देखा भाई बहुत जोर जोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई चीखते हुए कहा कहते, पापा, नंदिनी को बचा लो, वह मर जाएगी। प्लीज पापा, नंदिनी को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते बोले। मैं हिम्मत करके भाभी के पास गई और औंधे मुंह पड़ी थी और उसके मुंह में खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर जोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज पापा, नंदिनी को बचा लो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं विक्रम, हम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे। इसने अपनी मौत खुद बुलाया है, यह अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है। इसने खुदकुशी की है, हम इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखे मार मार कर रो रही थी। मम्मी की आंखें से भी आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेदम से होकर बेड पर गिर पड़े थे। मैं भाभी को देखकर जोर जोर से रो रही थी। भाभी का वो मासूम और डरा सा चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझसे रो रो कर कह रही थी कि प्लीज मत, पापा से मत पास में मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। आज सच में भाभी मर गई। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, विक्रम, नंदिनी के घर वालों को फोन कर दो कि इसे आकर ले जाए। मैं नंदिनी के घर वालों को फोन किया। भाभी के घर वालों भी चले आए। गुस्से से चीखते चिल्लाते भाई पर इल्जाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम हो उसके कातिल। कहा हमारी इतनी सुंदर सी बहन और कहा तुम मामूली सी शक्ल की सूरत के आदमी। चिढ़ते थे तुम्हारी बेटी और से क्योंकि लोग कहते थे भूल से पल्लू में लंगूर और शायद इसलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया। जब सबको उसको रख नहीं सकते थे तो उसको ब्याह कर सामने लाए ही क्यों थे। हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस से रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी की कातिल हो।
भाभी के मायके वाले भाई को धमकाकर और उन पर इल्जाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिए और कहा, तुम जब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सबके बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरा बंद कर लिया और अंदर ही बैठ गए। यह बात मेरी समझ के बाहर थी कि पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी को ले गए थे, लेकिन पापा अंदर से कमरा बंद कर बैठे थे। ना बाहर आ रहे थे, ना अंदर किसी से आने दे रहे थे। तो देर में हमारे घर पर पुलिस आ गई और भाई उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। पुलिस की टीम हमारे घर पर भी आई थी। पापा के किसी के सदस्य को तो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर जाने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस को से क्या कहा। हमारे कमरे में घूम घूम कर वो सारी चीजें पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी चुपचाप से बैठे थे। आखिर मुझसे नहीं रहा तो मैंने गुस्से से पड़ी, तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, घर के मामलों में दखल ना दूं। मेरी भी उम्र शादी की है, मुझे भी हक है इस घर के क्या हो रहा है यह सब कुछ जानने का। और आप लोग कि मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, आओ अनीता, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो जो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही। अभी किसी के घर की इज्जत थी, लेकिन अब नंदिनी दुनिया में जा चुकी है। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें उसका भरम रखना हो गया। कहते कहते पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। पत्र हाथ लेते हुए मैं फौरन पहचान गई और कागज था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने कांपते हाथों से वह खत लिया और अपने पढ़ने लगी। उस खत को पढ़ने पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से जमीन सी निकल जा रही थी। उस खत को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे अंधेरा सा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझसे अपने हाथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। मैं क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई। मैंने वो खत पापा के हाथों से पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे से बोली, पापा, लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, अनीता, क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझ पर ही कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इस सब का कारण बना। पापा के चेहरे पर एक रंग आकर चला गया। पापा उदासी से बोले, हाँ बेटा, जो भी इस सब का जिम्मेदार था उसे पुलिस को भी ढूंढ लेगी। यह हमारा काम नहीं, हम शरीफ लोग हैं। हम सब ये बातें कर रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों पर बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि नंदिनी ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्जाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। नंदिनी ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते धमकाते और मेरे साथ नाजायज संबंध बनाना चाहते हैं। नंदिनी ने मुझे अपने करीब न आने दिया था और न ही मुझे पति का फर्ज दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए, मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे नंदिनी की बातों पर न चाहते हुए भी यकीन हो गया था और उसी दिन उस रात से बाहर परेशान सा घूम रहा था। मैंने उसके लिए दिए हुए गिफ्ट को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत ज्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए नंदिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह है। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन मेरा रिश्ता तो मेरे एक बॉयफ्रेंड से था। वह मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों से आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन तब तक उसकी शादी मेरे साथ हो गई थी। नंदिनी ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उससे अब धमकाने लगा था। उसने कहा था कि अगर तुम
अब तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, वहाँ वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन जब उस दिन जब नंदिनी का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वहाँ सब तस्वीरें फेंक कर गया तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं नंदिनी झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी कि मैंने अपने पापा का पर शक किया और इसलिए गुस्से से मैंने नंदिनी पर हाथ उठाया था। पापा आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और नंदिनी का लिया हुआ वह खत भी पुलिस को दे दिया। अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि नंदिनी ने सुसाइड किया है और नंदिनी की सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं तो वह औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी, तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकल कर खुद भाभी के कमरे में आप क्यों चले गए? पापा बोले कि मैंने उस दिन नंदिनी की तो किसी से फोन पर बातें करते सुना था कि आप उसकी सारी तस्वीरें उसे वापस कर दो। वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वह किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं खुद ही नंदिनी से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने नंदिनी से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती। मैं नवेली बहू के कमरे में इस तरह आते हुए मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपना पापा की तरह समझ सकती हो और मुझे अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं नंदिनी को भरोसे में लेना चाहता था, इसलिए मैं नंदिनी को खुश करने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया ताकि नंदिनी को मुझ पर भरोसा हो जाए कि मुझे वह अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर माफी मांगी और बोले, पापा मुझे माफ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। नंदिनी हमारे जीवन की एक बुरे सपने की तरह आई थी तो जल्दी से हमारे सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई थी। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई कमाल नहीं था, ना ही कोई दुख था और ना ही कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरतें अपने पति से वफा ना करे उस औरत की मर्द कभी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो और फिर चाहे कितने बड़े बाप की बेटी।